जो झारखंड में परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जो परीक्षाओं की तैयारी कर एक अलग नौकरी की तलाश में थे, वैसे हजारों नौजवान झारखंड में आज आंदोलन के लिए मजबूर हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर क्यों ये परिस्थितियां पनपी हैं? इसके आधार पर भी कमजोर रहेंगे, नौकरी के मसले पर भी कमजोर रहेंगे, उनकी जमीन भी लूट ली जाएगी, वो विस्थापित हो जाएंगे, तो वो कहां जाएंगे और उनको क्या मिलेगा? अलग झारखंड राज्य निर्माण के लिए एक आंदोलन हुआ और आप सब जानते हैं कि आपके गांव में भी कई झारखंड आंदोलनकारी होंगे जो आज पेंशन ले रहे होंगे। कई लोगों ने सलाखों के पीछे वक्त बिताया, केस मुकदमा खाया, जेल में गए और उसके बाद ये राज्य 15 नवंबर 2000 को मिला। झारखंड में कोई झारखंडी है तो वो झारखंडी है जिसके पास खतियान है और खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग की। बार बार कह रहे हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बननी चाहिए और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इस राज्य के भीतर चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, दोनों मिलकर झारखंडियों का एक तरीके से कुचल रहे हैं। क्या कारण है कि हमारे जैसे भाई, हमारे जैसे नौजवान जो झारखंड में परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जो परीक्षाओं की तैयारी कर एक अलग नौकरी की तलाश में थे, वैसे हजारों नौजवान झारखंड में आज आंदोलन के लिए मजबूर हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर क्यों ये परिस्थितियां पनपी है? मैं बारी बारी से सभी बिंदुओं पर अपनी बातों को रखूंगा और उसके बाद आप लोगों की राय चाहूंगा कि क्या कान्हा चट्टी की धरती, क्या सैल बगीचा की धरती झारखंड के इस आंदोलन में साथ देगा? क्या सैल बगीचा में फिर से कोई एक क्रांति का आगाज होगा? आज इस बात पर हम लोग यहाँ से सहमति लेकर के जाएंगे। लेकिन पहली बात मैं आता हूँ झारखंड निर्माण के सोच और परिकल्पना पर कि 15 नवंबर 2000 की तारीख को जब ये झारखंड बिहार से अलग हुआ तो इसके पीछे ये सोच थी, ये परिकल्पना थी कि ये दक्षिण बिहार का इलाका है और दक्षिण बिहार के इलाके में बहुत शोषण है, बहुत जुल्म है। छोटा नागपुर का यह इलाका गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का, मजलूमों का और ऐसे लोगों का इलाका है जो लोग गुर्बत में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और यहाँ से राजधानी पटना बहुत दूर है। विकास की किरणें जो पटना से निकलती है वो कान्हा चट्टी तक नहीं पहुँच पाती है, वो चतरा तक नहीं पहुँच पाती है। इसलिए अलग झारखंड राज्य निर्माण के लिए एक आंदोलन हुआ और आप सब जानते हैं कि आपके गांव में भी कई झारखंड आंदोलनकारी होंगे जो आज पेंशन ले रहे होंगे। कई लोगों ने सलाखों के पीछे वक्त बिताया, केस मुकदमा खाया, जेल में गए और उसके बाद ये राज्य 15 नवंबर 2000 को मिला। लेकिन सोचिए कि पूरे देश में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर नीति के नाम पर हम लोगों के पास कुछ नहीं है। आज अगर सैल बगीचा के लोग ये कहें कि हम झारखंडी हैं तो झारखंडी होने की परिभाषा झारखंड में आज तक तय नहीं हो पाई। पूर्ववर्ती सरकार ने यह तय कर दिया कि 1985 के आधार पर झारखंड की स्थानीय नीति तय होगी, जबकि झारखंड में लगातार ये मांग उठती रही कि अगर झारखंड में कोई झारखंडी है तो वो झारखंडी है जिसके पास खतियान है और खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग की गई। देखिए ठीक हो पता है हेलो हाँ। और झारखंड में एक प्रोग्राम में ही हूँ, खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग की गई और इस स्थानीय नीति की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन झारखंड के अंदर छिड़ा और लोग ये कहने लगे कि नहीं ये मांग वाकई में जायज है। और आप भी इस बात को सोचिए कि क्या कोई झारखंड में आकर के 1 कट्ठा जमीन खरीद लेगा तो क्या वो व्यक्ति झारखंडी हो जाएगा? सवाल ये है कि झारखंड में झारखंडी कौन है, इसकी परिभाषा तय होनी चाहिए और जब तक ये परिभाषा तय नहीं होगी तब तक हमारा पहचान नहीं तय हो पाएगा। और इसलिए एक लड़ाई हम लोगों ने छेड़ी झारखंड के भीतर कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बननी चाहिए और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इस राज्य के भीतर चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो,
झारखंडियों का एक तरीके से कुचल रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि झारखंड में स्थानीय नीति का विधेयक बना था, लेकिन राज्यपाल महोदय ने उनको दो बार लौटा दिया। ये देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर बार बार राज्यपाल ऐसे किसी विधेयक को लौटा देते हैं जो झारखंडी हक अधिकारों का विधेयक है, झारखंडियों का विधेयक है। और एक दूसरा सवाल हम लोगों ने उठाया कि इस राज्य की नौकरी में 90% जो भागीदारी होनी चाहिए वो झारखंडियों की होनी चाहिए और स्थानीय नीति के साथ साथ एक नियोजन नीति भी बननी चाहिए। लेकिन इस मसले पर भी कुछ नहीं हो पाया। एक तीसरा सवाल हम लोगों ने उठाया कि यहाँ पर जिस तरीके से विस्थापन की समस्या है और उस पर पुनर्वास को लेकर के कोई चिंता जाहिर नहीं की जाती है। अभी आप देखिए शिवपुर कठोटिया का रेल लाइन यहाँ से गुजर रहा है, मुझे लगता है 57 गांव उससे विस्थापित हो रहे हैं। कितने गांव है? 57 है, 57 गांव है। आप देखिए कि डुमरी फील्ड फायरिंग रेंज का मामला है, उसमें मुझे लगता है कि लगभग 321 गांव आप लोगों के विस्थापित हो रहे हैं। और एक भारतमाला की परियोजना है, उसमें 67 गांव आप लोगों के यहां से विस्थापित हो रहा है। सवाल यह है कि झारखंड में विस्थापन के मसले पर आज तक कोई गंभीरता नहीं जताई गई कि अगर किसी को विस्थापित किया जा रहा है तो पुनर्वास के लिए क्या नीति है। और यह एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर झारखंड के लोग नीति के आधार पर भी कमजोर रहेंगे, नौकरी के मसले पर भी कमजोर रहेंगे, उनकी जमीन भी लूट ली जाएगी, वो विस्थापित हो जाएंगे, तो वो कहां जाएंगे और उनको क्या मिलेगा। तो सवाल यही है कि 23 साल के बाद झारखंडियों को क्या मिला। आज की तारीख में अगर झारखंड में आप गौर करिएगा तो झारखंडियों के पास ऐसा अधिकार नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि ये राज्य जिस मसलों के और जिस बुनियाद के आधार पर बना था वो झारखंडियों को मिल पाया है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आपकी नौकरी पर भी कब्जा दूसरे राज्यों के लोगों ने कर लिया और आपकी नौकरी पर कब्जा हुआ तो आपके नौकरशाही की व्यवस्था में भी दूसरे राज्यों के लोगों ने कब्जा कर लिया। परसों की बात बता रहा हूं, आज झारखंड में देखिए छात्र जो नौजवान होंगे उनको कहना चाह रहा हूं कि जेएसएससी सीजीएल की एक परीक्षा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की सचिवालय के लिए। आप देखिए कि 2015 से वो परीक्षा 2023 तक नहीं हो पाई, बहुत दबाव बनाए तो 21 तारीख और 28 तारीख का डेट दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि झारखंड के भीतर जितनी भी नौकरियों के आवेदन निकल रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है यहाँ पर जो पदों को 20 लाख 25 लाख में बेच देता है या परीक्षाओं में सेटिंग कर लेता है या प्रश्न पत्र लीक करा देता है और इस तरीके से हमारे नौकरी पर बहुत बड़ा एक आघात पहुंचाया गया है। मतलब हमारा नेतृत्व लूटा गया। इसलिए कह रहा हूं कि चतरा की धरती में देखिए जो आपके सांसद है वो आपकी माटी से नहीं है। मैं ये बात बार बार कहता हूं कि बगल में हजारीबाग के जो सांसद है वो भी हजारीबाग के माटी से, झारखंड के माटी से नहीं है। बगल में पलामू है, वहां के भी सांसद आपके बक्सर से हैं। बगल में धनबाद है, वहां के सांसद भी आपके बलिया से हैं। संथाल परगना में जाइए तो जो सगोड्डा के सांसद हैं वो भागलपुर से हैं। रांची में जाएंगे तो वहां के सांसद राजस्थान से हैं। ऐसे में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि अगर विधानसभा में भी नजर दौड़ाते हैं तो झरिया के विधायक को देखिए, बेरमो के विधायक को देखिए, पूर्वी सिंहभूम के विधायक को देखिए और धनबाद के विधायक को देखिए, तमाम जगहों पर देखेंगे तो झारखंड के विधानसभा और लोकसभा के सीटों पर भी वैसे लोगों ने कब्जा कर लिया जो झारखंड की माटी के नहीं है। ये लोग हम लोगों से सवाल करते हैं कि अरे चुनाव तो कोई कहीं भी लड़ सकता है, इस पर तुम लोग सवाल क्यों उठाते हो। ये बात वो सही कहते हैं, कमजोरी हम में है। आप झारखंडियों को ये तय करना होगा आने वाले वक्त में कि जब हम किसी को वोट देंगे और जब अपनी उंगली में कभी नीली स्याही लगाएंगे तो वो
नीली स्याही किसी झारखंडी माटी के बेटा और बेटी को लगाइए। अरे कब तक बोरो प्लेयर के भरोसे रहिएगा? ऐसे लोगों ने हम लोगों को बराबर लूटा है। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, और ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आज महाराष्ट्र में देखिए, वहां पर मनसे की राजनीति है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की। आज देखिए आप साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत के राज्यों में, चाहे वो वहां पर तेलंगाना राष्ट्र समिति हो, चाहे अन्ना द्रमुक हो, चाहे डीएमके हो, वो तमाम पार्टियां, चाहे वाईएसआर कांग्रेस हो, ये तमाम जो साउथ की पार्टियां हैं, वो देखिए अगर दक्षिण में राजनीति होती है तो इस मसले पर होती है कि दक्षिण भारत के राज्यों का कल्याण कौन करेगा, तेलंगाना का कल्याण कौन करेगा, आंध्र का कल्याण कौन करेगा। और इस बुनियाद पर वहां पर लोग वोट करते हैं कि अरे पहले अपनी माटी का सांसद और विधायक बनाओ, बाद में किसको समर्थन करना होगा नहीं करना होगा वो बाद में तय होगा, पहले अपनी माटी से अपना नेता तो बनाओ, ये पहले आपको तय करना होगा। और ये मैं आप सबको कहना चाहता हूं मेरे साथियों।